पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से अधिक पोषण स्तर से कम होता है। इसे निम्नलिखित द्वारा इसे समझा जा सकता है। पारिस्थितिक तंत्र में निम्न से अधिक, नीचे से अधिक, यानी कि निम्न पोषी स्तर से अधिक पोषण स्तर जाने को क्या कहा जाता है? किससे? ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है। तो किससे समझा जा सकता है? ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम से समझा जा सकता है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम से समझा जा सकता है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम से समझा जा सकता है। ऊष्मा वह ताप जिस पर ठोस, द्रव, गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है। कौन सी अवस्था है? त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु कितना होता है? 0.01 डिग्री सेल्सियस। 0.01 डिग्री सेल्सियस, जिसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। और तापमान में 0.01 डिग्री सेल्सियस और दाब कितना? 611.657 पास्कल दाब त्रिक बिंदु होता है, जिस पर ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था तीनों एक ही अवस्था में होती है। तीनों अवस्थाएं मतलब कि एक ही तापमान पर रहती है। वह तापमान कितना है? 0.01 डिग्री सेल्सियस। 0.01 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे केल्विन में निकाला जाए तो कितना होगा? 273.15 में 0.01 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 273.0, सॉरी जोड़ना है ना, तो 1 और 5 1 6, 273.16 हो जाएगा। 273.16, 273.16। ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वह है विकिरण। विकिरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। गैसीय अवस्था में संवहन हो सकता है और द्रव अवस्था में, जबकि संचालन या चालन के लिए ठोस अवस्था की आवश्यकता होती है। अगर हम खाना पकाते हैं तो ठोस अवस्था से तापमान ऊपर आता है, ऊष्मा ऊपर आता है, इससे भोजन पकता है, तो चालन प्रक्रिया से होता है। जबकि भोजन में, जब भोजन पकाते हैं अगर उसमें तरल है तो तरल में संवहन होता है। सूर्य की प्रकाश या सूर्य की ऊष्मा जब पृथ्वी तक आती है तो वायुमंडल में एक ऐसा स्थान होता है जहाँ कोई माध्यम नहीं होता, तो वहाँ विकिरण के माध्यम से किरणें आती है। ठीक है, विकिरण हो जाएगा, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हो सकता है। गैस एवं द्रव। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि वह आइसोलेटेड है, मतलब उससे ऊष्मा का हानि नहीं होता है, हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो हानि या प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि संचालन और संवहन या विकिरण तीनों नहीं हो पाता है। सी 100 डिग्री सेल्सियस की तापमान द्वारा ऊष्मा जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है।
100 डिग्री सेल्सियस की ताप वाष्प से जल रहा है और उत्पन्न उसी जलन से ताप के पानी द्वारा जलन कौन अधिक गंभीर होगा? वाष्प से होगा ज़्यादा जलन, क्योंकि ये गुप्त ऊष्मा लिए रहता है। 100 डिग्री सेल्सियस में जो कैलोरी होगा उसे तो वो जलाएगा ही जलाएगा, और वाष्प बनकर जो कैलोरी लिया है उस कैलोरी से भी जलाएगा, इसीलिए इसमें जलन ज़्यादा होता है। और वाष्पन के लिए कितनी कैलोरी होता है? 540 कैलोरी एक्स्ट्रा लिए रहता है। तो सोचिए इतना जलन पैदा होगा, 540 कैलोरी अधिक लिए रहता है 100 डिग्री सेल्सियस से। नेक्स्ट, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित वाष्प में जलना क्या है? खतरनाक है। 100 डिग्री ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री पर स्थित वाष्प में जलना खतरनाक है, क्योंकि गुप्त ऊष्मा लिए रहता है। खतरनाक है भाई। वाष्प से या भाप से अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले जल से। हाँ, क्योंकि गुप्त ऊष्मा होती है, क्योंकि गुप्त ऊष्मा उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। समझ आया? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबले जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। कैसे? भाप है तो इसमें गुप्त ऊष्मा है, तो एक समान कैसे कह सकते हैं? गलत है। बर्फ की संगलन की गुप्त ऊष्मा जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। गलत। दोनों बराबर कैसे होगा? बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बराबर नहीं होती। गलन की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 कैलोरी होता है, 80 कैलोरी। जबकि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितना? 540 कैलोरी पर ग्राम। तो कैसे बराबर हुआ? बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। कहाँ 80 कैलोरी, कहाँ 540 कैलोरी। बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी। बहुत का डिफरेंस है, बहुत का। नेक्स्ट, वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है, द्रवणित्र कुंडली का ऊष्मा का निरसन होता है। ऊष्मा निकाला जाता है। हाँ, ऊष्मा को निकाला जाता है वातानुकूलक में, जिसे ठंडा रखता है। हो जाएगा 3 सही, केवल 3, केवल 3। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री से बर्फ है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने में कितना कैलोरी की आवश्यकता होगी? बर्फ को तो सबसे पहले पिघलाएंगे, तब तो 0 डिग्री सेल्सियस पार करेगा। उसके लिए हमें चाहिए 80 कैलोरी। चलिए, हमने बर्फ को पिघला लिया और 100 डिग्री तक ले जाएंगे। 1 डिग्री के लिए 1 कैलोरी, 100 डिग्री के लिए 100 कैलोरी। ठीक है। और 100 डिग्री से हमें क्या लेना है? वाष्प। अब फिर अवस्था परिवर्तन कराना है। अवस्था परिवर्तन कराना तो इसके लिए गुप्त ऊष्मा चाहिए। गुप्त ऊष्मा कितना होगा? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540। अब सबको ऐड कर देंगे हम, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 12, हाँ सीधे 5 1 1 720 कैलोरी हमें चाहिए
720 कैलोरी, 720 कैलोरी, 720 कैलोरी। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस सही संबंध है। F बराबर 9/5 C प्लस 32। F बराबर 9/5 C प्लस 32। संबंध क्या है? F बराबर 9/5 C प्लस 32। बोल रहा है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक ही होंगे। कितना होने पर दोनों एक ही होंगे। बोल रहा है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक ही तापमान होंगे। तो चलिए देखते हैं। एक ही चाहिए, मतलब डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर है। तो कितने के बराबर है? मान लेते हैं कि x है, ठीक, दोनों बराबर है। F बराबर क्या होता है? 9/5 C प्लस 32। F बराबर 9/5 C प्लस 32। F भी x है, 9/5 C भी x है, प्लस 32। ठीक है, इसको बुला लेंगे इधर, प्लस 32 है, इसको बुला लेंगे इधर, हो जाएगा x माइनस 9/5 x बराबर 32। फिर हमें क्या मिलेगा? इसको सॉल्व करेंगे, नीचे एक देकर 5 LCM हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x माइनस 9 से 9x बराबर 32। ठीक है, इधर हो जाएगा -4x/5 इज इक्वल टू 32। 4 से कट जाएगा 32 8 बार में, x बराबर 8 5 40। इसको माइनस को इधर भेज देते हैं। x बराबर कितना हुआ? -40 यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमने देखा -40 डिग्री पर दोनों पाठ्यांक क्या बराबर है, दोनों पाठ्यांक बराबर है। नेक्स्ट, कितने डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर है? -40 आया था, पैमाना मेल खाते वही -40 डिग्री सेल्सियस। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड 2 गुना है? चलिए इसको निकालते हैं। बोल रहा है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट का तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का 2 गुना। मतलब क्या? मतलब ये कि फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है, फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है वो क्या है? सेंटीग्रेड का 2 गुना है, 2C बोला है। ठीक है, फ़ारेनहाइट से किस तापमान पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड का 2 गुना है, निकालेंगे। F और C में रिलेशन क्या होता है? F बराबर 9/5 C प्लस 32। ठीक है, F कितना है? 2C इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 32। इसको बुला देंगे इधर, तो 2C हो जाएगा, 2C माइनस 9/5 C बराबर 32। बस इसको कैलकुलेशन करना है। 5 दूना 10C में से 9C घटेगा तो बचेगा C/5 इज इक्वल टू 32। C बराबर कितना? 32 का 5 गुना, 32 का 5 गुना, 5 दूना 10 8 25 15 1 16, 160 फ़ारेनहाइट, 160 फ़ारेनहाइट, 160 फ़ारेनहाइट। लेकिन क्वेश्चन डिग्री सेल्सियस में पूछा है, डिग्री सेल्सियस में पूछा है,
तो डिग्री सॉरी सी का मान निकला ना, सी का मान कितना निकला 160 डिग्री। सी का मान कितना आया 160 डिग्री पर फ़ारेनहाइट का क्या होगा 2 गुना होगा, फ़ारेनहाइट का 2 गुना, फ़ारेनहाइट का 2 गुना, सेल्सियस पैमाना फ़ारेनहाइट का सेंटीग्रेड का 2 गुना होगा 160 डिग्री। कितने पर 160 डिग्री पर, 160 ऑप्शन डी। एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान कितना 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, स्वस्थ मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान में मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन के लिए 273 में जोड़ देते हैं, 273 में 37 जोड़ेंगे, 273 7 280 या 30 310 डी हो जाएगा। मानव शरीर का तापमान इतना है, सी में बताना है, सी में बताना है। 37 होता है डिग्री सेल्सियस, लेकिन फ़ारेनहाइट से चेंज करने के लिए फार्मूला है, फार्मूला बैठाना है, फार्मूला बैठाकर निकाल देना है। क्या होगा 36.89 निकालेंगे, क्या होगा F बराबर 9/5 C प्लस 32 होता है, तो हो जाएगा C का मान निकालना है तो 32 माइनस हो जाएगा, तो F माइनस 32, इधर क्या है 9 डिवाइड में है तो 9 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई में 5 तो हो जाएगा 5 F माइनस 32। F कितना दिया है 98, 98.4 माइनस 32/9, इसका कैलकुलेशन करेंगे 36.89 आएगा, 36.89। सेल्सियस पर मानव शरीर का तापमान पैमाना कितना 37 डिग्री सेल्सियस, करीबी है, करीबी को लेते हैं। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता। केल्विन ऋणात्मक मान नहीं रखता है, केल्विन ऋणात्मक मान नहीं रखता है, जबकि सेल्सियस फ़ारेनहाइट र्यूमर सबके ऋणात्मक मान हो सकते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान 200 है, सेल्सियस का कितना होगा, इसको हम निकाल सकते हैं। सेल्सियस में पूछा है, F बराबर 9/5 C प्लस 32, 200 है, 200 बराबर 9/5 C प्लस 32, ये 32 किधर जाएगा माइनस में, 200 में से 32 ऐसे घटा लेते हैं, 200 में से 32 घटाएंगे 8 7 50 सॉरी ने में 6 3 गया 6 और ये 162 हो गया बराबर 9/5 C। 9 से कटा देंगे, 9 एकम 9, 9 7 7 बार में 9 से कटेगा, पॉइंट में आएगा, शायद पॉइंट में होगा तो हो जाएगा A। 9 8 72 कट नहीं रहा था तो दशमलव में आएगा, तो सारे एक ही दशमलव में है तो हमें हो जाएगा A 93.3 डिग्री सेल्सियस, 93.3 डिग्री सेल्सियस। माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड C फ़ारेनहाइट F, और ये यदि फार्मूला दिया है A बराबर 9/5 C प्लस 32, F ज़्यादा C में समान, फिर वही पूछा है, चेंज क्या होगा, वही होगा, लिख दिया है, क्वेश्चन नहीं है। 40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में स्केल में कितना होगा, तो निकाल देते हैं। A बराबर 9/5 C प्लस 32, A बराबर 9/5 C प्लस 32, 40 डिग्री सेल्सियस दिया है, 9/5 गुना 40 प्लस 32, 5/40, 8 9 72 प्लस 32 हो जाएगा 2 2 4 7 3 10, 104 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, सॉरी फ़ारेनहाइट का मान निकाले थे F बराबर, तो 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, 104 फ़ारेनहाइट, 104 फ़ारेनहाइट। 50 डिग्री सेल्सियस
का मान फ़ारेनहाइट स्केल में। फिर वही बात, फ़ारेनहाइट स्केल में मान पर है तो A बराबर 9/5 प्लस 32, 50 रखेंगे यहाँ तो 5 10 50, 90 या 32 जोड़ देंगे, 90 या 32, 9 3 12 120 और 2 122, 122 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल का द्रव तापमापी के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल जल्दी जमता नहीं है, अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है, यही कारण है। स्वचालित ईंधनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा हिमरोधी के तौर में प्रयुक्त होता है? एथिलीन ग्लाइकोल स्वचालित ईंधनों हेतु हिमरोधी के रूप में कौन? एथिलीन ग्लाइकोल स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? -273 डिग्री सेल्सियस, या पूरा ले तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, इसको परम शून्य ताप कहते हैं, जो 0 केल्विन होता है। 0 परम शून्य ताप। अब केल्विन में माइनस में तो होता नहीं, सबसे 0 वाला कौन होगा? सबसे न्यूनतम तापमान वाला कौन होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन। तो हो जाएगा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान कितना? 0 केल्विन, जिसे परम शून्य ताप कहते हैं। अब उससे ज़्यादा ठंडा नहीं हो सकता। परम शून्य ताप 0 केल्विन। गर्म करने पर विस्तारण क्या होगा? घनत्व घट जाता है, क्योंकि गर्म करेंगे किसी वस्तु का आयतन बढ़ता है। जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन बढ़ा है, घनत्व और आयतन का उल्टा संबंध है, तो आयतन घट जाएगा। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। बर्फ पिघलती है तो 4 डिग्री सेल्सियस तक आते आयतन घटता है, फिर आयतन बढ़ता है। लेकिन हमें कंडीशन दिया है, जब बर्फ पिघलती है तो 0 डिग्री सेल्सियस से पिघल रही है। अब पिघलने का आशंका, तो आयतन क्या होगा? घटेगा, 4 तक घटेगा और 4 के बाद बढ़ता जाएगा। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। इसे याद करने का तरीका V, वॉल्यूम V 4 डिग्री से मैक्सिमम होता है। आयतन सबसे मिनिमम, घनत्व सबसे मैक्सिमम होता है। समय की दृष्टि से 2 द्रव है P और Q, 0 डिग्री से जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। 0 डिग्री से टी से 100 डिग्री से उतार चढ़ाव, 0 से 100 तक उतार चढ़ाव को आरेख दिया गया है PQ का। आरेख इसको देख लीजिए ध्यान से। अब ऑप्शन पे जाते हैं, क्या बोल रहा है? कह रहा है तापन प्रक्रिया में P, द्रव P और Q, P का ग्राफ ये है, Q का ग्राफ ये है। P और Q की तुलना में सदा उष्णतर रहेगा। P Q की तुलना में सदा गर्म रहेगा, उष्णतर। P हमेशा गर्म रहेगा। टाइमिंग के हिसाब से देखिए, इस टाइमिंग पर दोनों का तापमान बराबर है। जैसे ही आगे टाइमिंग बढ़ते हैं तो Q गर्म हो चुका है ज़्यादा 100, जबकि P का मान आगे बढ़ने पर देखिए P का मान अभी इसी लाइनिंग पर, यानी कि 100 से बहुत कम है, जबकि Q आगे पहुंच चुका है। तो कहने का मतलब तापन प्रक्रिया में P और Q की तुलना में सदा उष्णतर रहेगा, ये तो गलत निकला। तापन प्रक्रिया में दोनों ही द्रव
ताप किसी भी समय एक सा नहीं रहा, किसी भी समय एक सा नहीं रहा। शुरुआत में तो एक साथ था, ये तापन प्रक्रिया जारी रहा तो एक समय ऐसा आया था ये, इस समय पे अगर कोई भी यहाँ समय रहा हो उस समय तापमान दोनों का बराबर है, दोनों का बराबर है। अगर 60 डिग्री सेल्सियस है तो इसका भी P का भी 60 डिग्री सेल्सियस होगा इस टाइम पर और Q का भी, मतलब ये भी गलत निकला। P का ताप, ठीक है, P का ताप Q की ताप में 100 डिग्री सेल्सियस तेज़ी से पहुंचा, P तेज़ी से पहुंचा 100 डिग्री सेल्सियस, ये पूरा टाइम लिया है यहाँ तक, जबकि Q यहीं तक में 100 डिग्री सेल्सियस पूरा किया है, तो ये गलत है। Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस तेज़ी से पहुंचा, D सही है, D। 31 थर्मोस्टेट का प्रयोजन, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना, तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से। थर्मोस्टेट वह यंत्र जो तापमान को नियंत्रित करता है। ताप अस्थायी, ताप अस्थायी, ताप अस्थायी स्थिर रखने में प्रधान है क्या? टेम्परेचर, ताप। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा सुरक्षित रखने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। सुरक्षित रखने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस। जब सीले बिस्किट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो कुरकुरे हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि बिस्किट में जो नमी होती है वो सोख ले जाती है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, अतिरिक्त नमी को अवशोषित हो जाता है, इससे कुरकुरा हो जाता है। जब नमी आ जाएगी तो कुरकुरा ना कर बीटर हो जाएगा। बी। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, क्यों बना देता है बर्फ का टुकड़ा ठंडा? लेकिन क्यों? बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त उष्मा लेता है। हाँ, वही तो रीज़न है, गुप्त उष्मा उसमें होता है जिसे पेय ठंडा हो जाता है। सही, उसे गुप्त उष्मा को ले लेगा और वो ठंडा हो जाएगा पेय। बड़े शीतगृह संयंत्र पर शीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं। ठीक है, अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का उपयोग करते हैं। ये भी सही, यानी कथन एक सही है। अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। गलत, अमोनिया को कम दाब पर नहीं जबकि उच्च दाब की आवश्यकता होती है। आर गलत है, ए सही है, आर गलत है। ए सही और आर गलत। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो फ्रीजर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है। हाँ, क्योंकि बर्फ जो है इंसुलेटर होता है एक तरह से, और उस बर्फ हर जगह इकट्ठी हो जाए तो दुर्बल चालकता की वजह से वह बुरी शीतलन पर बुरी तरह प्रभावित होगा, दुर्बल चालक होने की वजह से, यानी कि व्याख्या करता है। ए। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाती है, तो क्या चौड़ाई नहीं बढ़ेगी? चौड़ाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी। नीचे ध्यान से फिगर को देखिए, ये गोलक है, ये वलय है, इस गोलक को इस वलय में डालना है। ठीक, देखते हैं क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। पत्ती से बने धातु के छिद्र में धातु गोलक को भर सकता है, यदि गोलक को गर्म करे तो वह अटक जाता है। ठीक है,
परंतु धातु वलय को गर्म करे तो क्या होगा। अब यहाँ देखते हैं, इसको इसके अंदर अटकाया जाता है गर्म करके, ठीक है। जब गर्म करेंगे इसको तो इसका दोहरा व्यास है, बाहर से भी और अंदर से भी खोखला है। गर्म करेंगे तो प्रसार नीचे वाला का भी होगा और बाहर वाला का होगा, और इसको अंदर रखेंगे तो इसका केवल एक ही व्यास है, यानी कि प्रसार इसमें कुछ ज़्यादा है। अगर हम गर्म करेंगे तो ये निकल भी सकता है, ठीक है। ऑप्शन क्या मिला हमें, गोलक निकल सकेगा क्योंकि तापन से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा, जिससे निकल सकता है। नेक्स्ट है, दो धातु ए और बी पट्टी एक साथ मजबूती से जुड़ा है, निकल नहीं सकता, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब गर्म करने पर ए बी से कंडीशन दिया है, ए बी से अधिक फैलता है, यानी कि इसका फैलाव ज़्यादा है, इसका फैलाव कम है, यानी कि ज़्यादा फैलेगा, बी कम फैलेगा। ज़्यादा फैलने की वजह से ये क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। ए ज़्यादा फैला, बी कम फैला, ऑप्शन बी बेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों पूरा तरह से चिपका हुआ है, मजबूती से जुड़ा है, और मजबूती से जुड़ने की वजह से ये क्या होगा, अलग अलग खिसकेगा नहीं, जुड़ा ही रहेगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसकी वजह से इसका किनारा पतला होगा तो मुड़ जाएगा, तो बेंट हो जाएगा, ऑप्शन बी। कथन को देखिए, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है। तांबा है और कांच है, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। क्या बोल रहा है, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। हाँ होगा ही, चालक है तांबा ऊष्मा का, कांच ऊष्मा का चालक नहीं है, इसलिए अधिक गर्म होगा। तांबे का घनत्व से क्या रिलेशन है, नहीं, ए हो जाएगा सही, आर गलत, ए सही आर गलत। 45 ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक अच्छा चालक है, इसीलिए तो यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, तापमान बढ़ेगा जल ज़्यादा ग्रहण करेगा, कथन पर विचार कीजिए, सापेक्षिक आर्द्रता वायु की तापमान में वृद्धि के साथ क्या घटती है। अगर सापेक्षिक आर्द्रता के तापमान में वृद्धि होगा तो तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगा, वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटता है, सही है। वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है, ये भी सही है। वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है, लेकिन दोनों का रिलेशन नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते, क्यों नहीं बनते, तेज हवा है, जितना भी नमी है सोख ली जाएगी, तो ओस कहाँ से बनेगा, वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होता है। कौन सही नहीं है, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम को नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम को नियंत्रित करते हैं, ऐसा तो नहीं है। एयर कूलर तो केवल हवा देता है, एयर कंडीशनर तापक्रम को नियंत्रित करता है।
एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं। हाँ, ये माना जा सकता है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं। तापमान को नहीं। कमरे में लगा वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? वातानुकूलक यानी कि एसी क्या नियंत्रित करता है? तापमान को भी नियंत्रित करता है। आर्द्रता तो नियंत्रित होता ही है, केवल आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित करता है। डेजर्ट कूलर है एक। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? किस पर? डेजर्ट कूलर जल होगा उसमें, वाष्पन शीतलन पर आधारित है। किस पर आधारित है? वाष्पन शीतलन पर आधारित है। जल के साथ वायु फेंकेगा बाहर तो वह वाष्प के रूप में बनेगा, जिससे हमें ठंडक की अनुभूति होगी। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी बहाने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। निम्नलिखित अवस्था में गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे किस में? 100% आर्द्रता हो, मतलब वायुमंडल में नमी ही नमी हो और तापमान ज़्यादा हो तो इसमें कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा। तापमान भले ही ज़्यादा है लेकिन नमी है, जल्दी नहीं सूखेगा। 100% आर्द्रता है, नमी बहुत ज़्यादा है, तापमान भी कम है, कपड़ा तो और नहीं सूखेगा, हमें जल्दी सुखाना है। 20 डिग्री सेल्सियस और तापक्रम 20 डिग्री है, आर्द्रता कम है, तापमान कम है, सूखेगा लेकिन जल्दी नहीं सूखेगा। ये देखिए, आर्द्रता भी कम, तापमान भी ज़्यादा, कपड़ा जल्दी सूखेगा। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है? पानी में नमक मिलाना है तो क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्वथनांक बढ़ जाएगा तो उधर क्वथनांक बढ़ेगा, इधर जमाव बिंदु घटेगा, जमाव बिंदु घट जाएगा। जमेगा, जो जम रहा था 0 डिग्री सेल्सियस पर वो जमने लगेगा 20 डिग्री माइनस में, -20 डिग्री, -22 डिग्री। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु क्या होगा? हिमांक बिंदु घटेगा, क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा। पानी क्वथनांक और हिमांक, क्वथनांक पहले है, हिमांक बाद में है, तो क्रमशः घटेंगे। क्वथनांक तो बढ़ेगा, यानी कि क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। क्वथनांक बढ़ रहा है, पहले है तो बढ़ेगा, बाद में लिखा है तो घटेगा, बढ़ेगा और घटेगा। डी, बढ़ेगा और घटेगा, बढ़ेगा और घटेगा। ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। हाँ, नमक मिलाया जाता है क्योंकि क्वथनांक बढ़ रहा था, इसके लिए सही है। ऊंचाई वाले स्थान पर तापमान कम होता है, व्याख्या थोड़े करता है, हमें तो क्वथनांक बढ़ाना था। हाँ, तापमान कम हो जाता है, ये सही है, व्याख्या नहीं है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी तापमान पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न परत लगाई जाती है। कौन सी परत? रजत परत। कौन सी परत लगाई जाती है? रजत परत। कौन सी परत लगाई जाती है? रजत परत। गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना आरामदायक है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना आरामदायक है। क्यों? क्योंकि वे सारा ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, क्योंकि अपने ऊपर पड़ने वाले सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। ऑप्शन डी, अधिकांश को परावर्तित कर देता है। ऑप्शन ए। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं, क्योंकि श्वेत वस्त्र परावर्तन करता है। अच्छा,
जाड़े में पहनने के लिए हम श्वेत वस्त्रों को वरीयता देते हैं। सही है। सफ़ेद ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। व्याख्या करता है। दोनों सत्य है। व्याख्या जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद वस्त्रों को वरीयता देते हैं। जाड़ों में गड़बड़ कर दिया। गर्मी में ये नहीं होगा। आर सही है। ए गलत है। जाड़ों में थोड़े बोला जाता है, गर्मी में ना, तो डी हो जाएगा। इधर गलती से ए लग गया। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हल्के रंगीन कपड़ों गर्मी में वरीयता दीजिए। हाँ, हल्के रंग ऊष्मा को कम महसूस करते हैं। सही। व्याख्या करता है। नेक्स्ट, शरीर के सतह में स्वेदन, पसीना बहना जल की हानि पर निर्भर करती है। जल हानि पर निर्भर करता है। किसकी जल हानि? केवल तापमान पर, केवल तापमान की नमी पर, दोनों पर निर्भर करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि तापमान बढ़ा है, वातावरण में नमी भी बहुत ज़्यादा है, तो पसीना आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी बहुत उमस जैसा लग रहा है। तो दोनों पर होता है पसीना का बहाना। पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। शरीर का तापमान को नियंत्रित करना। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्योंकि पसीना हमारा वाष्पित होता है तेजी से और हमें ठंडक का महसूस होता है। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। जब मौसम क्या हो? ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है, तो मौसम कैसा होता है? गर्मी भी है, आर्द्रता भी है बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें उमस जैसा लगेगा, उमस वाला होता है। उमस। शुष्कता दशा संदर्भित है। शुष्कता दशा संदर्भित है। शुष्कता मतलब आर्द्रता नहीं है, जल की मात्रा वायुमंडल में कम है, वाष्प की मात्रा। हो जाएगा निम्न आर्द्रता से। निम्न आर्द्रता से मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण क्या है? आर्द्रता है व गर्मी। क्या है? पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होते हैं। हाँ, पसीना आएगा, वाष्पित ही नहीं होगा, ठंडक का महसूस नहीं होगा। जब ठंडक का महसूस नहीं होगा तो क्या होगा? हमें उमस जैसा लगेगा, दम घुटेगा, ऐसा लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया श्वेत वाष्पन से संबंधित है? कौन सी क्रिया श्वेत वाष्पन से संबंधित है? ऊष्मा शोषक, ऊष्मा शोषक, ऊष्मा शोषक, ऊष्मा शोषक। मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर से गर्मी को नष्ट कर देता है। हाँ, गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है। सही है, पर व्याख्या नहीं है। व्याख्या नहीं है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? उसका जल रिस कर थोड़ा घड़ा को भिगो देता है। जब घड़ा भीग जाता है तो वाष्पन की क्रिया होती है। वाष्पन। किसी विशेष दिन में चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस है, शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान। सभी रूप में समान धातु पर 2 प्याले रखे गए हैं। चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस पर है और शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर है। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे तापमान पर पहले पहुंचेगा? पहले पहुंचने के लिए हमें ऊष्मा हानि देखना होगा। ऊष्मा हानि, अगर ऊष्मा हानि बराबर होगा तो बराबर टाइम पर पहुंचेगा। अगर ऊष्मा हानि जिसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊष्मा हानि के दर पर ही निर्भर करता है, शीतलन की दर। जब चूरू की बात करें, चूरू में डेल्टा टी कितना है? 48। चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस है
और प्याले का तापमान चूरू में 95। देखिए 95 में से 48 घटा लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 15 में 8 गया 7, ये बचा 8, 8 में 4 गया 4, 47 डिग्री सेल्सियस। अब चलते हैं हम शिमला। शिमला गए, शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस मिला, जबकि उस प्याले का तापमान कितना था, 71। तो डेल्टा टी इधर निकला, 71 में से हम घटा लेंगे 24, 71 से 24 घटाएंगे, 11 से 4 गया 7, ये बचा 6, 6 से 2 गया 4, 47। यानी कि दोनों इक्वल आ रहा है, यानी कि दोनों प्याले समान तापमान पर ही पहुँचेंगे। सी, एक गर्म पिंड 90 से 75 तक ठंडा होता है, 25 सेकंड का समय लेता है, और 75 से 60 लाना है। तो यहाँ डेल्टा टी कितना है, 15, 5, 5, 10, 7, 1, 8, 9, हाँ 15 डिग्री सेल्सियस का। इधर डिफरेंस कितना है, ये भी 15 डिग्री सेल्सियस का। तो 25 सेकंड लिया है तो ये भी 25 सेकंड लेगा, कितना हो जाएगा, 25 सेकंड कम कि ज़्यादा, तो 25 तो लेगा ही लेगा, लेकिन जैसे अब कम हो रहा है तो वाष्पन की दर धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठंडा होने की दर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 25 सेकंड से ज़्यादा ले सकता है। 25 सेकंड लिया था, अब धीरे धीरे आ रहा है तो 25 सेकंड से ज़्यादा लेगा, 25 सेकंड से ज़्यादा। हमें ऐसे क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को हमें इस तरह से ही देखना है, क्योंकि यही IIT JEE का थोड़ा तैयारी कर रहा है, नीट का। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है, हीट वेव माना जाता है। ये तो उल्टा बोल दिया है, हमें मैदानी इलाकों में कम से कम 30 नहीं, हीट वेव उसको मानेंगे जब 40 पार करें। मैदानी इलाका में पेड़ पौधों का संख्या कम होता है लगभग पहाड़ी इलाकों की तुलना में, तो हो जाएगा यहाँ 30 ना होकर के 40 होना चाहिए। अब इसको देखते हैं, पहाड़ी इलाके में अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुँच जाता है, हीट वेव माना जाता है। ये भी गलत है, इसको कितना माना जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस या अधिक माना जाता है तो हीट वेव होगा। तो हो जाएगा क्या, 1 और 2 दोनों गलत है, ना तो 1 ना ही 2। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, बात तो सही है, कितना लेयर है वायुमंडल में, हम इसका अनुभव नहीं करते, क्यों? अरे भाई, हमारे अंदर भी तो दाब है, नस है, ब्लड दौड़ रहा है, उसका दाब और वायुमंडल का दाब दोनों लगभग इक्वल हो जाता है, जो अनुभव नहीं कर पाता है। हमारा रक्त वायुमंडल दाब से अधिक दाब डालता है, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक देखते हैं। किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। किसी जलीय विलयन का क्वथनांक, जलीय विलयन है, शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक, हाँ, क्योंकि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, जलीय विलयन है तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं, तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, सही है। किसी विलयन में विलय का योग, इसका जल विभव बढ़ जाता है, गलत, बढ़ता नहीं है। किसी विलयन में विलय के योग से इसका जल विभव नहीं बढ़ता है। किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है, सही। जब किसी विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है, हाँ। ऊंचाई वाले जगहों पर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई वाले जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर क्यों उबलता है?
दाब ज़्यादा है, वायुमंडलीय दाब ज़्यादा है, जिससे तापमान नीचे आ जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है। जल का क्वथनांक बिंदु घटता है, तभी तो खाना पकाने में दिक्कत आता है। सही है। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। ऊंचाई बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा कैसे, घटेगा। ए सही, केवल ए सही, केवल ए सही, आर गलत। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि क्वथनांक को बढ़ा देता है। क्वथनांक को बढ़ा देता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलता है, यही कारण है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि तापमान उच्च हो जाता है। ज़्यादा तापमान पर उबलेगा, क्वथनांक बढ़ जाता है। मेनली क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों? तापमान बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, पानी का ताप बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता से बन जाता है। बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक बढ़ा देता है। वही सारा क्वेश्चन एक ही है। प्रेशर कुकर खाना जल्दी पक जाता है, अधिक दाब पर क्वथनांक बढ़ जाता है पानी का। खाना कम समय में तैयार हो जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। एक ही क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा है। प्रेशर कुकर में एबोनेट का हत्था लगा होता है। हाँ, लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि ऊष्मा का कुचालक है, हमें उसे पकड़कर हटाने में दिक्कत ना हो। वो गर्म नहीं होता, मजबूत होता है। हाँ, मजबूत होता है, लेकिन मजबूती थोड़े कारण है। अगर मजबूती ही कारण होता तो हम स्टील ही क्यों नहीं रहने देते? स्टील ही रहने देते। अगर स्टील ही रहने देते तो अच्छा होता, वो इससे भी मजबूत होता है। मजबूत है, मजबूती कारण नहीं है, इसका कारण है गर्मी। अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो पकड़ कर हटाने में दिक्कत होगा, तो हो जाएगा व्याख्या नहीं है, बी हो जाएगा। प्रेशर कुकर में 85 प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः किन बातों पर निर्भर करता है? ढक्कन के छिद्र क्षेत्रफल पर। हाँ, ज्वाला के तापमान पर। ज्वाला का तापमान कम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ढक्कन के भार पर। एक और मेनली 1 और 3 प्रेशर कुकर का मेनली पूछा है, इसीलिए 1 और 3। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर करता है। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? छेद के क्षेत्रफल, उस पर रखा गया वजन। वही क्वेश्चन। किसी बोतल में पानी भरा जाता है, उसे जमने दिया जाता है, बोतल टूट जाती है, क्यों? क्योंकि फैलता है। पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है, इसीलिए बोतल टूट जाती है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। प्रसार, जमने पर आयतन का प्रसार होता है। जल युक्त ग्लास में तैरता हुआ बर्फ टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर उठेगा नहीं, सेम रहेगा। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादन रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी से परावर्तित रेडिएशंस को पुनः पृथ्वी तक ही भेज देती हैं और जा नहीं पाता है। पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित कर देता है और गर्मी बढ़ जाती है, क्लाउड हो जाते हैं, उमस युक्त होती है। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं। हाँ, विकिरण को रोकता है बादल।
विकिरण को रोकता है। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। ये कैसी बात करता है? ठंडा करता है, गर्मी बढ़ा देता है। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त किरणें निम्न मेघ में उच्च अवशोषक होता है, इससे तापमान प्रभाव होता है, उच्च अवशोषण होता है। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों से निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है। अवशोषण करेगा तो गर्मी बढ़ेगा, परावर्तित कर देता है। न तो एक न तो दो, न तो एक न तो दो। ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। हाँ, विपर्यास मतलब अदला बदली, रात को ठंडा गर्मी अधिक होता है। अधिक होता है, कुछ गड़बड़ है इसमें। ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच विपर्यास टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। ये शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है, गलत है, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा घटता है, कम मतलब कि बड़ा इक्वल कॉन्ट्रास्ट में रहता है, तो ये गलत हो जाएगा। जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा से अपेक्षा अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है। पृष्ठ की, हाँ ये सही है, ये सही है, कथन दो सही है, कथन दो सही है। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्यों? शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। मतलब फल को शीत प्रकोष्ठ में रखा जाता है तो उससे निकलने वाला जैसे सूख जाता है, ऐसे बाहर रखने पर वो सूखने की दर कम हो जाता है, श्वसन की दर घटा दी जाती है। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, हाँ रखते हैं। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं, ऊष्मा के कुचालक है, प्रोटीन से थोड़े बने होते हैं। ऊनी वस्त्र प्रोटीन से नहीं बने होते। आर गलत है। तापमान बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तापमान बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ने के बजाय घटेगा। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। दाब पर निर्भर कर सकता है। अगर दाब बढ़ेगा घटेगा तो उसमें जो जलवाष्प की मात्रा है उसमें इफेक्टेड होगा, जिससे यह निर्भर करता है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग कम हो जाता है। 1 मिनट। दाब पर निर्भर नहीं करेगा, ये सही है। और तापमान बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ेगा, ये भी सही है, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो जल का उष्मन ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो वायुमंडल में जलवाष्प ज़्यादा होगा, तो साउंड तेज़ी से जाएगा, तो वेग बढ़ जाएगा, ये सही है। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, ये ही गलत है। आर्द्रता बढ़ेगा ध्वनि का वेग बढ़ेगा,
सी, आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर थोड़ा कमरे को हम अंततः गर्म कर सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? थोड़ा बढ़ जाएगा या गर्म हो जाएगा? थोड़ा बढ़ जाएगा।